आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की जो क्लास है, आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम जो आपकी बुक पॉकेट जीके के बारे में हमने आप लोगों को बताया था, उसी बुक से आज हम पहली क्लास प्राचीन भारत की स्टार्ट करने वाले हैं। और आप लोगों को पॉकेट जीके बुक खरीदनी नहीं है, क्योंकि इसकी सारी क्लासें आपको अपने इस चैनल पर मिलती रहेंगी रेगुलर। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखना, ताकि आपको क्लासें मिलने में दिक्कत ना हो। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्या डिस्कस करेंगे? प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको स्लाइड दिखाते हैं किस तरीके से आज हम बात करेंगे। सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कितने हैं उनके बारे में। तो आज की क्लास में हम लोग पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद में आपका एक क्वेश्चन यहाँ से 100% बनता है सिक्के से संबंधित, उसके बारे में भी हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चार्ट को समझते हैं। कहता क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो इसमें हमको लोगों को पढ़ना होगा पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में, फिर आपका एक आएगा धार्मिक साहित्य और एक आपका आएगा लौकिक साहित्य। इन सारी चीज़ों के विषय में हम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि इन सबसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो आज के बाद आपको पुरातात्विक स्रोत से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जितनी जानकारी आज की इस क्लास में आपको हम देंगे, उसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट कहता है कि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख हैं। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं पर उत्खनित हैं तथा अभिलेखों के अध्ययन को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है। अगर आपसे पूछा जाए अभिलेखों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखना, अभिलेखों के अध्ययन को हम लोग एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को हम लोग एपिग्राफी कहते हैं। देखिए, हम चीज़ों को इसलिए आपको बार बार रिपीट करेंगे ताकि आपको चीज़ें क्लास में ही याद हो जाएं। आगे सेकंड पॉइंट देखते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है कि सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के 1400 ईसा पूर्व। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के 1400 ईसा पूर्व बोगज कोई अभिलेख नामक स्थान से मिले हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख कहाँ से मिले, तो आप लोग बताएंगे बोगज कोई अभिलेख नामक स्थान से जो है आपके सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मिले हैं मध्य एशिया के। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहता है। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं के नाम मिलते हैं। ठीक है, किनके नाम मिलते हैं, तो आप इनको एक बार जरूर पढ़ लेना। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं के नाम मिलते हैं। जबकि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं। अगर आपसे पूछा जाए भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसके हैं, तो आप लोग बताएंगे अशोक के। और अगर आपसे पूछा जाए मध्य एशिया में किसके सबसे प्राचीन अभिलेख हैं, तो आप लोग बोलेंगे बोगज कोई। ठीक है, तो आप ये चीज़ें सारी समझ रहे होंगे। और जो आपके अशोक के अभिलेख हैं, जो 300 ईसा पूर्व के लगभग हैं। जो आपके मध्य एशिया के अभिलेख थे वो आपके 1400 ईसा पूर्व थे, और जो आपके अशोक के अभिलेख हैं ये आपके 300 ईसा पूर्व के लगभग हैं। तो आप लोगों को एक बात जरूर यहाँ पर याद रखनी है, अगर पूछा जाए भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख, तो आपके अशोक के अभिलेख हैं, और मध्य एशिया के सबसे प्राचीन अभिलेख की बात करता है तो बोगज कोई। ठीक है, यहाँ पर एक स्थान से मिले हुए हैं। ठीक है, और इनका अगर पूछा जाए किस ईसा पूर्व में, तो 1400 ईसा पूर्व में। आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक, ये कई बार आपके पेपर में पूछा गया है, तो याद रखना सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। तथा भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। ये भी बात याद रखना, भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। आगे देखते हैं क्या कहता है। यवन राजदूत हेलिओडोरस का 20 नगर से गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त है, जिसमें मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना नहीं। आगे भी देख लेते हैं क्या कहते हैं।
दुर्भिक्ष शब्द, क्या दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सहोगोरा अभिलेख में मिलता है। किस में मिलता है? सहोगोरा अभिलेख में किसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो याद रखना दुर्भिक्ष शब्द का। आगे देखते हैं क्या कहता है। एरड़ यानी मध्य प्रदेश से प्राप्त वराह भगवान पर हूणराज तोरमाड़ का लेख अंकित है तथा सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो याद रखना ये आपके एरड़ एक स्थान है। ये कहाँ है? आपके मध्य प्रदेश में। आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहता है रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। अगर आपसे पूछा जाए रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो आप लोग बोलेंगे मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। आगे देखते हैं, कहते हैं DDR भंडारकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिख दिया है। अगर आपसे पूछा जाए मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिख दिया गया है किसके अध्ययन के आधार पर, तो याद रखना DDR भंडारकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर जो है आपके मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिख दिया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है। तो याद रखना प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा से रचित शिलालेख, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रशस्ति। प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा से रचित शिलालेख अगर आपसे पूछा जाए क्या है, तो प्रशस्ति। ये 1 से 2 बार आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो जरूर आप लोग इसको लिखकर याद कर लेना। आगे देखते हैं, कहता है महत्वपूर्ण अभिलेख कुछ चार्ट में आपके दे रखे हैं, इनको हम लोग समझते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख, इसकी कोई तिथि नहीं है। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख की कोई भी तिथि नहीं है। अब इसके शासक व अभिलेख की विशेषताएं क्या थी? ये आपके कलिंग राजा खारवेल। आगे देखते हैं जूनागढ़, इसमें कौन सा अभिलेख है? तो गिरनार अभिलेख। और इसके शासक व अभिलेख की विशेषताएं क्या थी? रुद्र दामन व सुदर्शन झील के बारे में जानकारी इससे प्राप्त होती है आपकी। नासिक अभिलेख से क्या प्राप्त होता है आपको? इससे प्राप्त होता है गौतमी पुत्र सातकर्णी तथा सातवाहनों की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है हमको नासिक अभिलेख से। आगे क्या कहता है? प्रयाग स्तंभ। प्रयाग स्तंभ अभिलेख से हमको समुद्रगुप्त और इनकी दिग्विजयों की जानकारी मिलती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए प्रयाग स्तंभ अभिलेख से आपको किसकी जानकारी मिलती है, तो आप लोग बताएंगे इस समुद्रगुप्त की। और ए होल अभिलेख से, तो ए होल अभिलेख से हमको पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। मंदसौर अभिलेख से, इसमें मालवा नरेश यशोवर्मन रेशम बुनकर की श्रेणियों की भी जानकारी मिलती है। किससे? मंदसौर से। फिर कहता है ग्वालियर के अभिलेख से आपको किसकी जानकारी मिलती है, तो याद रखना ये आपके गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास की बारे में जानकारी हमको, अगर आपसे पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, तो आप लोग बोलेंगे ग्वालियर अभिलेख से। फिर अगर आपसे पूछा जाए स्कंदगुप्त या होड़ों पर विजय का विवरण किस अभिलेख में मिलता है, तो आप लोग बोलेंगे भीतरी एवं जूनागढ़ के अभिलेख से। आगे देखते हैं क्या है, देवपाड़ा अभिलेख से हमको किसकी जानकारी मिलती है, तो याद रखना बंगाल शासक विजय सेन के बारे में हमको जानकारी अगर पूछा जाए किस अभिलेख से मिलती है, तो देवपाड़ा अभिलेख से। क्वेश्चन अभी हाल ही के आपके एग्जाम में पूछा गया है। आगे कहता है बांसखेड़ा और मधुबल अभिलेख, ये आपके हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है। फिर कहता है बालाघाट एवं कार्ल अभिलेख, इसके में जो है किसका उपलब्धियों का विवरण किया गया है? सातवाहनों की उपलब्धियों का विवरण किस अभिलेख में किया गया अगर आपसे पूछा जाए, तो बालाघाट एवं कार्ल अभिलेख में। फिर कहता है अयोध्या अभिलेख में किसका उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, तो याद रखना शुंगों की उपलब्धियों का, शुंगों की उपलब्धियों का वर्णन आपके अयोध्या अभिलेख में किया गया है। आगे कहता है भरहुत अभिलेख, तो भरहुत अभिलेख में शुंग नरेड़ शब्द खुदे होने से शुंगों द्वारा निर्मित, ये कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है। फिर कहता है एरड़ अभिलेख, एरड़ अभिलेख से आपको भानुगुप्त और सती प्रथा का पहला लिखित, ये इंपॉर्टेंट है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है, तो एरड़। ठीक है,
अब आगे आते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पेपर में बनता है, वहाँ पर थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कतें हो रही हैं, क्लियरिटी कम होगी, वैसा आपकी किताब में ही है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं सिक्के के बारे में। यहाँ पर उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर दिख रही होंगी, तो उसको आप लोग एडजस्ट करने की कोशिश करना। आगे देखते हैं, सिक्के से संबंधित आपके पेपर में सिर्फ इसी थे, इसमें जितनी 6 से 7 लाइनें आपको बताने वाले हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर पेपर में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या कहते हैं, सिक्कों के अध्ययन को। सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आप लोग बोलेंगे मुद्रा शास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप समझ गए। फिर कहते हैं पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के बनते थे। अगर आपसे पूछा जाए पुराने सिक्के किसके बनते थे, तो तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के बनते थे। अब बात करते हैं आगे, कहते हैं जबकि प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। अगर पूछा जाए आपसे प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता है, तो आप लोग बोलेंगे आहत सिक्के कहा जाता है। किन सिक्कों को, तो प्राचीनतम सिक्कों को। तो ये भी बात आप समझ गए होंगे। आगे कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को साहित्य में करसापड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अगर बोला जाए इसी को हम लोग साहित्य में क्या कहते हैं, करसापड़। ठीक है, तो ये भी याद रखना, करसापड़ कहा जाता है। फिर आगे क्या है, सर्वप्रथम सिक्कों पर यवन शासकों ने लेख लिखने का कार्य किया। ये भी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए। अगर पूछा जाए सर्वप्रथम सिक्कों पर यवन शासकों ने लेख लिखने का कार्य किया, अगर आपसे पूछा जाए सर्वप्रथम जो सिक्कों पर चीज़ें लिखी होती थी उनको लिखने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया, तो आप लोग बोलेंगे यवन शासकों ने। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। आगे देखते हैं, पॉइंट आगे क्या कहता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहता है कनिष्क के सिक्कों से उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होने प्रमाणित होता है। अगर आपसे पूछा जाए कनिष्क के सिक्कों से किसके बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का प्रमाण मिलता है, तो आप लोग बोलेंगे कनिष्क। आगे देखते हैं, कहता है इंडो यूनानी तथा इंडो सीथियन। क्या कहता है, इंडो यूनानी तथा इंडो सीथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत आपके क्या हैं, सिक्के हैं। अगर आपसे पूछा जाए इंडो यूनियन और इंडो सीथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत क्या हैं, तो आप लोग सीधा जवाब देंगे सिक्के। आगे क्या कहता है, सेकंड पॉइंट, आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे। अगर आपसे पूछा जाए आरंभिक सिक्के अधिकतर किसके होते थे, तो आप लोग बोलेंगे चांदी के। ठीक है, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। ये सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। अगर आपसे पूछा जाए कौन से सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते थे, तो याद रखना वो आपके सिक्के आरंभ में किसके चलते थे अधिकतर, तो चांदी के होते थे। वही सिक्के आपके पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। तो ये भी बात आप समझ गए होंगे। आगे क्या कहता है, रोमन सिक्के अरिक मेडू यानी पुदुचेरी के पास से प्राप्त हुए। अगर आपसे पूछा जाए रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए, तो आप लोगों को दो चीज़ें ऑप्शन में मिल सकती हैं, या पुदुचेरी या आरिक मेडू। ठीक है, क्या आरिक मेडू या पुदुचेरी के पास से आपको रोमन सिक्के प्राप्त हुए। आगे देखते हैं, कहता है उत्तर भारतीयों मंदिरों की कला शैली नागर शैली कहलाती है। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर भारतीयों के मंदिरों की कला शैली क्या कहलाती है, तो आप लोग बोलेंगे नागर शैली कहलाती है। वह दक्षिण भारतीयों मंदिरों की कला शैली अगर आपसे पूछा जाए क्या, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके पेपर में बनता है। नागर शैली, द्रविड़ शैली, इनसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं कई बार। तो याद रखना दक्षिण भारतीय मंदिरों की कला शैली आपकी द्रविड़ शैली कहलाएगी। जबकि दक्षिणायन के वे मंदिर जिनमें नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है, वे आपकी बेसर शैली के मंदिर कहलाते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। आगे देखते हैं, कहते हैं कुषाण काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में जो मूर्तियां निर्मित की गई हैं, जनसाधारण की धार्मिक आस्थाओं और मूर्तिकला का ज्ञान मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं, कहता है भरहुत बोध गया। पहला है भरहुत बोध गया, सांची और अमरावती की मूर्तिकला में जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है। ठीक है,
आगे देखते हैं, कहता है अजंता गुफा में उत्कीर्ण माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों की शाश्वतता सर्वकालिक है, जिससे गुप्तकालीन कलात्मक और तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग 1 से 2 बार जरूर पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो अब नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी वो आपको मिलेगी साहित्यिक स्रोत की। साहित्यिक स्रोत के बारे में हम उस क्लास में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में, और उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी क्लास जो पुरातात्विक स्रोत और हमने जो सिक्कों के बारे में आपके साथ डिस्कस किया है वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। और अगर एक बार में चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो ज़रूर आप इस वीडियो को दोबारा देखने की कोशिश करना। ठीक है, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, और आप लोगों से बार बार मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग पॉकेट जीके बुक अगर आप लोगों के पास नहीं है तो ना खरीदिए। अगर आप लोग बोलेंगे PDF तो हम आप लोगों को PDF भी प्रोवाइड करा दिया करेंगे क्लास के बाद। तो बस आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए रेगुलर। हम आपको सारी बुकों में जितने भी चैप्टर हैं वो सारी क्लासें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो प्लीज़ हो सके हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना, और अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। और आज की इस क्लास को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।